नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। केदारनाथ उपचुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। वहीं जुलूस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर फूलमाला और पटाखों से विजय जुलूस का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। देवतुल्य जनता ने आपको बता दें कि इनके इन बहानों को समझकर उन्हें नकार दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना वर्चस्व बनाए रखा है। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए यह उपचुनाव नाक का सवाल बन गया था। उपचुनाव के लिए बिछाई गई बिसात पर संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर चाल चलकर भाजपा ने विपक्ष की मजबूत घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले बद्रीनाथ सीट पर मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने इस चुनाव में भी पूरी शक्ति झोंकी, लेकिन गुटी खींचतान की पुरानी समस्या भारी पड़ी और विजय पाने की आस अधूरी रह गई। क्या कारण रहे हैं कांग्रेस के, और जो कारण रहे हैं क्या उनकी समीक्षा की जाएगी। किस तरह से कांग्रेस ने जो है केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली थी, साथ ही साथ जो आवाज़ें उठाई थी केदारनाथ को लेकर वो काम नहीं आई, और साथ ही साथ संगठन में पंचायत के चुनाव भी अब हो गए हैं, तो कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ जो है अब उनमें उतरने वाली है। देखिए, बाई इलेक्शन तो आपने देखा होगा कि हमेशा सरकार के पक्ष में जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि सरकार हर तरीके से इलेक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश करती है, जो भाजपा की सरकार ने केदारनाथ में करा। ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस को वोट नहीं मिला, 18,000 वोट मिला, और जो पिछला वोट परसेंट था हमारा, चाहे लोकसभा का था या 2022 का, उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला। हाँ, कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए चूक गए कि जो त्रिभुवन चौहान निर्दलीय चुनाव लड़े, हम लोग उनके वोट का जो आकलन है उसको नहीं कर पाए, और जो लोगों के बीच में केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा ने माहौल बनाया, जो केदारनाथ धाम का जिन्होंने दिल्ली में शिलान्यास करा, रूट डाइवर्ट करके लोगों की आर्थिकी पे भाजपा ने जो डेंट करा था, उसकी जो नाराजगी का वोट था वो कांग्रेस को न मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ चला गया, और वो कांग्रेस को नुकसान किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माला जी हैं, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश राव जी, गणेश गोदिया जी सीनियर लीडर हैं हमारे, और मुझे लगता है कि इस पर जरूर समीक्षा बैठक होगी कि हमें आगे कैसे काम करना है, क्योंकि अगर जनता के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उसके बाद हमें वोट नहीं मिला या हम लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे, तो हमारे लिए भी आने वाले जो 27 के चुनाव हैं उसके लिए सोचने विषय है, और हमें इस पर काम करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वारब पर बने डेंजर जोन और कैंची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जताई है। रावत ने सरकार से कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की मांग रखी है। हरीश रावत ने खेरना से क्वारब तक का इलाका अत्यधिक जोखिम भरा बताया और कहा कि इस क्षेत्र में पहाड़ियां दरकने के कारण अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यहाँ की आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। रावत का कहना है कि इस वैकल्पिक मार्ग से न केवल क्षेत्र में यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहाँ से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है, और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था के साथ गंभीर खतरा होगा। क्वारब में जो स्थिति बनी है उससे ऑलरेडी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव दिखाई देने लग गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं वो
बताएंगे। लालकुआं में रोडवेज बस स्टेशन के अभाव से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआं शहर, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, यहाँ कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। लेकिन बस स्टैंड नहीं होने से यात्रियों को मुख्य सड़कों पर खड़े होकर बसों, जीप और टेम्पो का इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें कि आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी लालकुआं क्षेत्र के लोग बस स्टेशन के लिए तरस रहे हैं। लालकुआं नगर में रोडवेज बस अड्डा नहीं होने के कारण यात्रियों को सड़क के किनारे घंटों खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन हम लोग को जगह नहीं मिल पा रही है और लालकुआं बस अड्डा स्वीकृत है, यहाँ पर बस अड्डा स्वीकृत है, लेकिन जगह न होने की वजह से यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। इसी का विकल्प हम लोगों ने देखा था कि हल्दूचौड़ के पास, हल्दूचौड़ में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जगह है उस पर मैंने बस अड्डा खोलने की बात की है। तो वहां पर अगर वहां भी खुल जाता है तो आसपास की जगह है, तो वहां पर, क्योंकि यहाँ पर लालकुआं में बस अगर रोड पर रुकती है तो जाम लग जाता है, तो अभी यहाँ पर भी अगर जगह मिल जाती है तो यहाँ पर करते, नहीं तो हल्दूचौड़ में हमारी कार्रवाई चल रही है। कायदे से तो लालकुआं में जो है बस अड्डे का, यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास या जहाँ भी हो, वन भूमि को लेकर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो यहाँ पर एक बस अड्डा यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि लालकुआं भी जो है इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है, सेंचुरी मिल यहाँ पर है और सिडकुल भी बहुत नज़दीक यहाँ से है। यहाँ सिडकुल के बहुत बच्चे यहाँ से नौकरी करने वहाँ जाते हैं। तो लालकुआं में जो है और हल्द्वानी के समीप भी है, तो यहाँ पर जो है बस अड्डा ज़रूर बनना चाहिए और यहाँ पर बाईपास का भी निर्माण ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि शहर की जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। बस अड्डे की लालकुआं में मांग बहुत लंबे समय से मेरे विधायक बंधु से 5 से चली आ रही, लेकिन भूमि संबंधी जो दिक्कत है वो अपनी जगह पर आज भी यथास्थिति है। उस समय विशेषकर हमारे क्षेत्र के जो भूतपूर्व सैनिक संगठन हैं उनके बहुत आग्रह पर तत्कालीन परिवहन मंत्री जी ने लालकुआं से दिल्ली के लिए बस लगाई भी थी, उसकी शुरुआत भी की थी, लेकिन वह बस बाद में बंद हो गई। संभवतः आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं रही या क्या कारण रहा, लेकिन बंद हो गई। और लालकुआं में भूमि की केवल वन भूमि है और वन भूमि से आवंटन कराना एक लंबी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि आज प्रयास किया जाएगा तो कभी भविष्य में बस अड्डा बन सकेगा। ये बस अड्डा इस क्षेत्र की ज़रूरत है, इस शहर की ज़रूरत है। लालकुआं एकमात्र शहर है लालकुआं विधानसभा का, इस शहर की ज़रूरत है कि यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए और शहर में बस अड्डा होना चाहिए, ज़रूरत है। तो इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ है तो उस ज़मीन की व्यवस्था करें। पहले भी सर्वे हुई है तो उस सर्वे की रिपोर्ट को देखें और ज़मीन की व्यवस्था करके बस अड्डा खुलवाएं। सरकार के पास बजट तो है नहीं और खाली इधर उधर की बातें करते हैं कि बस अड्डा, कहीं ज़मीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये तो बरगलाने वाली बातें हैं। तो व्यवस्था करके बस अड्डा खुलवाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार का काम है। सरकार मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार लालकुआं वासियों को बस अड्डा दे। अब वो कैसे देना है ये निर्णय सरकार का। केदारनाथ विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। भाजपा नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को मातृशक्ति की जीत करार दिया है। राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि भाजपा ही मातृशक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसीलिए महिलाओं का विश्वास आज भी बीजेपी के साथ है। केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है और जो महिला शक्ति हमें, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आगे आने वाले समय में भी जहाँ भी अब चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% महिलाओं का योगदान रहेगा, क्योंकि हम महिला के अधिकारों की चिंता करते हैं। देहरादून के विश्वविद्यालय यूपीईएस में 22वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे मुनीर और उत्तराखंड के महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में प्रतिभाग किया।
साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल भी प्रदान किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जब संविधान बन रहा था तब भी इस दिशा में चर्चा हुई थी, अभी का तो विषय है नहीं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से ही लागू है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सिविल लॉ है जी। कुछ लोगों को ऐसे ही भ्रम में फैला दिया, जैसे कि भाई ये कोई पर्टिकुलर आदमी फेरे करते हैं तो शायद सभी को फेरे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जी सिस्टम। आप स्कूटर चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो चाहे आप कोई भी हो, आप पे कानून समान काम करेगा। विषय यह है, सिविल लॉ है, उसको अननेसेसरी विवाद का विषय बना दिया। बहुत से देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। थैंक यू जी। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी थी, हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही है। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। वहीं जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंडी सरकार की बात करेंगे, आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। हम लोगों से बात करेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है, और ये तय करना पड़ेगा। और बात करेंगे हम उत्तराखंड के लोगों से, क्योंकि हमारे पास जीवन का ही सीमित समय है, तो हम उसमें उत्तराखंड लोगों से बात करेंगे। नहीं तो राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। फिर हम इन सरोकारों की बात क्यों करें, फिर हम इन ऐसे सवालों को क्यों उठाएं, क्यों उन पर अपनी ज़िंदगी और अपनी ताकत को दांव पर लगाएं। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमालयी राज्यों में आपको बता दें कि हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर खतरा मंडराते हुए देख आपको बता दें कि इसको सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं, पूरी तरह से कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है
बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। ये 5 जिलों में से एक हमारा चमोली ज़िले में वसुधारा है, पिथौरागढ़ ज़िले में एक है, दरमा में वैली में है, एक मावन में है, एक कुथी में और दरमा में एक और है। ये 5 जिले हैं। अभी फ़िलहाल संवेदनशील माना गया है, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है किसी प्रकार से। जिले सुरक्षित हैं पूरी तरह से। स्टडी करने के बाद होता है कि अगर कोई वहाँ पे हलचल होती है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई नुकसान की संभावना होती है, तो फिर हम उसमें जो मिटिगेशन के उपाय हैं वो करेंगे। क्योंकि जो केदारनाथ में हुआ था उसके पीछे भी इसी तरह की झील का ये मामला माना गया कि चोड़ाबाड़ी झील के टूटने की वजह से हुआ था, इसलिए इस लिहाज से भी सेंसिटिव इसको माना जा रहा है। तो भारत सरकार की क्या टीम आई हुई थी, क्या है अपडेट अभी? देखिए, केदारनाथ जी की आपदा आई थी, एक रेहड़ी में आपदा हुई थी, आप जानते हैं चमोली ज़िले में, एक उधर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और नेपाल वगैरह में कहीं हुए हैं, सिक्किम में हुआ था, सिक्किम में, नेपाल में कहीं हुआ था और अपने यहाँ उत्तराखंड में 2 हुए थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सोचा कि ऐसी झीलें जो खतरनाक हो सकती हैं फ्यूचर में कभी भी, तो उसके लिए एक बार देखना ज़रूरी है। तो उसके क्रम में हम झीलों को स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसी झीलों को स्टडी करने के बाद अगर कोई भविष्य में खतरे की संभावना होती है तो उसके लिए अभी से मिटिगेशन के उपाय किए जाते हैं ताकि भविष्य में खतरे से बचा जा सके। किस तरह की मेडिकेशन होता है सर? क्या वो पानी निकाला जाता है धीरे धीरे या क्या आप लोग उसको? देखिए, अभी तो मिटिगेशन के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है। मिटिगेशन आप तब करेंगे जब आपको पता हो कि मिटिगेशन करना क्या है, खतरा किस तरह से है। टॉप पे, पर्वतों पे, टॉप पे झीलें बनी होती हैं, फिर बरसात आता है, बरसात में पानी बढ़ता रहता है, पानी रुका रहता है, तो आमतौर पे झीलें सुरक्षित होती हैं। जैसे इतने साल में हमारी उम्र भी इतनी साल हो गई, तो एक झील का सुना आपने उत्तराखंड में, 2 झील का, एक झील केदारनाथ के इसमें काफ़ी त्रासदी हुई थी, रेहड़ी वाले भी नुकसान हुआ था, तो 2 के बारे में अगर देखें तो इस तरह से हुआ है। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंट फिनोमिना नहीं है, कभी कभी ये घटनाएं घटती हैं। तो ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें, इसके लिए भारत सरकार ने पूरे देश में झीलों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 5 झीलें हमारे यहाँ की हैं। उसको हम लोग रेगुलर स्टडी करेंगे, वॉच करते रहेंगे। जब भी कोई खतरे की संभावना होगी तो खतरे का कारण क्या हो सकता है उसको एनालिसिस करेंगे, फिर मिटिगेशन के उपाय क्या हो सकते हैं, सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे खतरे से बचा जा सके, कैसे झील से नुकसान न हो, इसके लिए उपाय करेंगे। सर, इसमें कितनी एजेंसियां भारत सरकार की काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट की? भारत सरकार की तरफ से जीएसआई वहाँ रेगुलर सर्वे करती रहती है। अभी जीएसआई की रिपोर्ट भी ऐसी नहीं है कि कोई खतरे वाली बात है, उनका रेगुलर अपना होता रहता है। इस बार भी गए थे हमारी टीम, जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम गई थी, साथ में IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का है, वो लोग गए थे, देख के आए हैं। अभी वाडिया वाले गए थे, वाडिया वाले, और देख के आ गए हैं। अब इसके बाद फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में नए डीजीपी के रूप में 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने से पहले दीपम सेठ ने उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार पद संभालने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना, ड्रग फ्री अभियान में तेजी लाना और सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम होगी। कार्य करूं, तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जहां तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो, और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये 2 मेन प्रायोरिटीज हैं।
और उसके अलावा समय समय पर जो और चीज़ें इवॉल्व करती हैं, जहाँ तक अपराध नियंत्रण में उसकी मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशंस की मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन पे जो है वो एक बल देते हुए उसकी जो व्यवस्था है और सज़ा दिलवाने की जो पूरी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आखिरी पड़ाव है, उस तक पहुंचना, महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है, उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उस तरह के सिंडिकेट्स को पूरी तरह से जो है वो उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध एक और फोकस का एरिया है, इस समय बहुत उस पर ध्यान दिया भी जा रहा है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, पर इसके जो एक पूरे नेटवर्क हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो बहुत ऐसे हैं कि उसमें समन्वय जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ पूरा इस पे उत्तराखंड पुलिस अपनी मुहिम जारी रखेगी जहां तक साइबर अपराध का सवाल है। आपदा प्रबंधन एक हमारे लिए बहुत चुनौती है। हमारे राज्य की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो आपदा प्रबंधन अपने आप में एक बहुत मजबूत होना चाहिए। उसकी जो SDRF है, उसके जो उपकरण हैं, उसकी जनशक्ति है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका प्रशिक्षण है, ये सब चीज़ पे भी बल दिया जाएगा। जो धार्मिक स्थल हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।